और केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह इस वक्त इंडिया टीवी संवाद के मंच पर पहुंच चुके हैं। इंडिया टीवी एडिटर इन चीफ रजत शर्मा के सवालों का जवाब देंगे देश के गृह मंत्री राजनाथ सिंह। नमस्कार, हमारे साथ भारत के गृह मंत्री राजनाथ सिंह हैं और बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जनता के मन में 3 साल के कार्यकाल पर और ख़ास तौर से पिछले कुछ महीनों में जो कुछ घटा है। राजनाथ जी, सब लोगों की एक बड़ी चिंता है कश्मीर। जिस तरह की खबरें कश्मीर से आती हैं, 2 तरह की तस्वीरें आती हैं। एक तो तस्वीरें वो आती हैं जिसमें हम देखते हैं कि हज़ारों छात्र, हज़ारों लड़के फौज में, पुलिस में भर्ती होना चाहते हैं, और दूसरी तस्वीरें आती हैं जिसमें नौजवान, स्कूलों के बच्चे, कॉलेज के बच्चे हमारी आर्मी पर, सेना पर, पुलिस पर पत्थर फेंक रहे होते हैं। किस तस्वीर पर भरोसा करें? मैं इंडिया टीवी चैनल के माध्यम से समस्त देशवासियों को बतलाना चाहता हूं कि जो कुछ भी चैनल्स के माध्यम से जो खबरों में जो दिखाया जा रहा है वह कश्मीर के संबंध में वह एग्जैगरेशन है। वैसे हालात कश्मीर के बदतर नहीं हैं। यदि 1, 2, 4 स्थानों पर भी स्टोन पेल्टिंग की घटनाएं हो गई तो यह मान लेना कि पूरे कश्मीर में स्टोन पेल्टिंग की घटनाएं हो रही हैं, ये मैं समझता हूं कश्मीर के साथ भी यह इंसाफ नहीं होगा। कश्मीर में बहुत सारे वहाँ भी राष्ट्रभक्त लोग हैं, वह भी भारत के नागरिक हैं। हम सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं। कश्मीर भारत का इंटीग्रल पार्ट था, है और रहेगा। इससे हमको कोई अलग नहीं कर सकता है। कभी कभी लोगों की इच्छा यह रहती है कि स्टोन पेल्टिंग की घटनाएं हो रही हैं, क्यों नहीं इसका मुंहतोड़ जवाब उनको दिया जाता। इस सच्चाई को हमें भूलना नहीं चाहिए कि चूंकि कश्मीर भी भारत का ही अंग है तो कश्मीर के रहने वाले लोग भी भारत के ही हैं, भारत के ही भाई हैं। इस सच्चाई को भी हमको बराबर ध्यान में रखना चाहिए। जहां बल प्रयोग की आवश्यकता होती है वह फोर्स अपने विवेक से बल का प्रयोग करती है, लेकिन अनावश्यक हम बल का प्रयोग नहीं करना चाहते। समस्या का समाधान होगा, इतना मैं आश्वस्त करना चाहता हूं। जो भी थोड़ी बहुत समस्याएं हैं किया जा रहा है, परिणाम कुछ समय के बाद समस्त देशवासियों के सामने होंगे। राजनाथ जी, जब ऐसे वीडियो लोग देखते हैं जिसमें हमारे सीआरपीएफ के जवान सड़क पर जा रहे हैं, इलेक्शन की ड्यूटी पर जा रहे हैं, उनको लोग पत्थर मारते हैं, गालियां देते हैं, हेलमेट छीनते हैं और वो जवान बड़े हेल्पलेस से जा रहे हैं, ये देख करके दिल रोता है। मैं समझता हूं सीआरपीएफ जवान की प्रशंसा की जानी चाहिए, और प्रशंसा इसलिए की जानी चाहिए कि यदि लोगों की इस हरकत पर वह रिएक्ट करता तो उसका यह रिएक्शन उसके मिशन को अधूरा कर देता। वह ईवीएम मशीन को लेकर जिस डेस्टिनेशन पर उसे पहुंचाना था वह जवान जा रहा था। वह जानता है कब ऑफेंसिव होना चाहिए, वह जानता है कब डिफेंसिव होना चाहिए, और आप सभी भी इस सच्चाई से भी अवगत हैं कि ऑफेंस और डिफेंस ये एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। राजनाथ जी, उसके संयम पर भरोसा कर सकते हैं, उसकी तारीफ कर सकते हैं, लेकिन उसका जो दर्द है वो भी तो देश का दर्द है। मैं आपको कह सकता हूं, यहां जितने लोग बैठे हैं और जो लोग इंडिया टीवी देख रहे हैं, सबके मन में इस बात को लेकर के बहुत गुस्सा आता है जब कोई आतंकवादी, सेपरेटिस्ट, उनका समर्थन करने वाले, भारत के खिलाफ नारे लगाने वाले उस जवान को पत्थर फेंककर, गाली देकर चले जाते हैं और उनका कुछ नहीं बिगड़ता। नहीं, लेकिन देश यह भी देख रहा है कि आतंकवादियों को हमारे सेना और सुरक्षा के जवान मुंहतोड़ जवाब भी दे रहे हैं, उनके हौसले पस्त हो रहे हैं। और सर्जिकल स्ट्राइक के बाद मैं यह बतलाना चाहूंगा कि इन्फिल्ट्रेशन की घटनाएं अथवा इस प्रकार की इंसिडेंट्स, उनमें काफी कमी आई है पहले के कंपैरिजन में। ये आंकड़े बतलाते हैं। लेकिन मेरे पास जो आंकड़े हैं वो तो ये बताते हैं कि सड़कों पर आने वाले लोगों की संख्या ज्यादा बढ़ गई है। देखिए, कश्मीर की समस्या का जहां तक प्रश्न है, वह समस्या साल, 2 साल, 4 साल, 6 साल, 10 साल की नहीं है। यह समस्या सन 1947 से चली आ रही है। इससे भी बदतर हालात पहले भी कश्मीर के रहे हैं, लेकिन मैं कह सकता हूं कि उतने बदतर हालात नहीं हैं।
मैं सभी मीडिया के मित्रों से भी अनुरोध करना चाहता हूं कि स्वयं जाकर कश्मीर के हालात का वो अध्ययन करें और उसके बाद देश की जनता को उससे अवगत कराएं। एक फिगर केवल एक दो घटनाओं को ही हाईलाइट नहीं किया जाना चाहिए और केवल उसी के आधार पर लोगों को अपना परसेप्शन कश्मीर के बारे में नहीं बनाना चाहिए। एक दो घटनाएं नहीं। जब बुरहान वानी की हत्या हुई, जब बुरहान वानी को मारा पुलिस ने, आतंकवादी था, मारना ही चाहिए था, उसके बाद लोगों में नाराजगी हुई, सड़कों पर 90 लोग मारे गए, 15,000 से ज्यादा जख्मी हुए। ये तो कम फिगर नहीं है। नहीं, इसको कम फिगर नहीं कहता हूं। मैं तो कहता हूं एक व्यक्ति भी ऐसे हालात होने चाहिए कि एक व्यक्ति को भी मारने की नौबत ना आए, एक व्यक्ति भी वहां नहीं मरना चाहिए। हम तो ये चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि पहली बार ऐसा हुआ, इसके पहले भी हुए। लेकिन मैं पहले से तुलना करके बचना नहीं चाहता हूं। चुनौती है हमारे सामने और इस चुनौती को हमने स्वीकार किया है और देशवासियों को आश्वस्त करना चाहता हूं, इस चुनौती पर हम लोग विजय प्राप्त करेंगे। लेकिन हम यह नहीं बतला सकते कि हम क्या कर रहे हैं, क्या करने वाले हैं। मैं समझता हूं कि देश में बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं, लेकिन जिस मंत्रालय की जिम्मेदारी मैं संभाल रहा हूं, मैं यह नहीं बतला सकता कि हम क्या कर रहे हैं, क्या करने वाले हैं और किन परिणामों के लिए हम कर रहे हैं। हम क्या चाहते हैं कश्मीर में, मैं समझता हूं जितने समझदार लोग होंगे समझ रहे होंगे। नहीं, लेकिन राजनाथ जी, लोग तो आपसे जानना चाहेंगे कि नहीं इतना कुछ हो रहा है, क्या करेंगे, क्या कर रहे हैं। जो कुछ भी करना होगा बोल कर नहीं करेंगे, करके दिखाएंगे। उमर फयाज हमारा फौज का जाबाज सिपाही था, उसका सीना गोलियों से छलनी कर दिया गया, लेकिन हम इंतजार कर रहे हैं। इंतजार नहीं कर रहे हैं, प्रतीक्षा कीजिए, प्रतीक्षा कीजिए। लेकिन जो भी उमर फयाज के साथ हुआ, भारतवासियों के दिल में भी दर्द है और कश्मीरियों के दिल में भी दर्द है। लोगों को यह नहीं मानना चाहिए कि उमर फयाज, लेफ्टिनेंट उमर फयाज, जो कि सचमुच कश्मीर के नौजवानों के लिए एक रोल मॉडल था, उसका जिस तरीके से ब्रूटल मर्डर हुआ है, उससे कश्मीर वासियों में सबको खुशी हुई हो ऐसा नहीं है, दर्द है। और आपने देखा कि हंदवाड़ा में अभी 2 आतंकवादी मारे गए, जो कि भी 10 दिन 12 दिन पहले एक आर्मी कैंप पर हमला करने की कोशिश की थी और हमला किया भी था, आर्मी के जवान को मारा था। हमारे लोगों ने उन आतंकवादियों को मार गिराने में कामयाबी हासिल की है। और मैं ये भी, अब इसे सचमुच मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन मैं बतला देना चाहता हूं, जो भी सहयोग हमको प्राप्त हुआ है, कश्मीर के इस्लाम को मानने वाले लोगों के द्वारा ही हमको सहयोग प्राप्त हुआ है। लेकिन आपको नहीं लगता कि पिछले दिनों में कश्मीर से जिस तरह की तस्वीरें आई, जिस तरह की घटनाएं हुई, उससे लोगों के मन में ये भरोसा टूटा कि कहीं कश्मीर हाथ से तो नहीं चला जाएगा? ये मैं मानता हूं, ये मानता हूं, लोगों को लग रहा होगा, लगना स्वाभाविक भी है। लेकिन यदि देश का गृह मंत्री यदि बोल रहा है, तो मैं समझता हूं समस्त देशवासियों को भरोसा भी होना चाहिए, क्योंकि हमारी यह सरकार कोई कमजोर सरकार नहीं है। सारी दुनिया यह मानती है कि इस समय की भारत की सरकार यह कमजोर सरकार नहीं है, बल्कि यह ताकतवर सरकार है, मजबूत सरकार है, करने वाली सरकार है। इसलिए भरोसा होना चाहिए। आप पर तो भरोसा है, सरकार पर भरोसा है, लेकिन पाकिस्तान जो करता है उस पर तो भरोसा नहीं कर सकते। ये मैं मानता हूं। आतंकवाद का जहां तक सवाल है, यह पाकिस्तान की स्टेट पॉलिसी है और पाकिस्तान के हालात तो ऐसे हैं कि फ्रीडम फाइटर्स और टेररिस्ट के बीच भी वो मतभेद नहीं, वो अंतर नहीं कर पाता है कि कौन फ्रीडम फाइटर है, कौन टेररिस्ट है। इसका अंतर भी करना पाकिस्तान ये नहीं जानता है और टेररिज्म तो उसकी स्टेट पॉलिसी है। और कभी कभी अपनी सफाई देने के लिए वो कहता है कि कहीं पर कोई आतंकवादी वारदात होती है, इसमें स्टेट एक्टर्स नहीं है, नॉन स्टेट एक्टर्स हैं। लेकिन मैं मानता हूं कि उसकी यह सफाई बेबुनियाद है, इसमें कोई दम नहीं है, सरासर झूठ है, गलत है। लेकिन जब हमारे जवानों को सरहद के पार मार करके उनके शवों को क्षत विक्षत कर देते हैं, उनके सर काट के ले जाते हैं, तब तो लगता है कि अब कुछ जल्दी और जोर से होना चाहिए। वैसे ही
सर्जिकल स्ट्राइक भी जब हुई थी, लगा था समय थोड़ा 10-15 दिन। अब ऐसा नहीं है कि, ऐसा भी मत मानिए कि कुछ नहीं हो रहा है। तो इतना ही मैं अपनी सरकार की तरफ से कहना चाहता हूं कि देशवासियों का मस्तक किसी भी सूरत पे हम लोग झुकने नहीं देंगे। मैं इतना ही यकीन दिलाता हूं और कुछ नहीं। और मैं जनता की तरफ आपसे ऐसा नहीं है कि जो कुछ भी हो रहा है उसका दर्द हमारे सीने में नहीं है, वह दर्द है। अब उस दर्द को हम लंबे समय तक नहीं बने रहने देंगे। दर्द है, इसीलिए मैं आपको जनता की तरफ से कहना चाहता हूं कि अब वक्त आ गया कि घर में घुस के मारना होगा। इस पर मुझे नहीं बोलना चाहिए ना, गृह मंत्री के रूप में। आप लोग सहमत हैं ना? लेकिन कभी कभी बोल देना चाहिए। नहीं, जो बहुत ज्यादा बोलता है वह करता नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जो इन पर सवाल पूछना चाहते। चंद्रकांत त्यागी। माननीय गृह मंत्री से मेरा सवाल है, माइक थोड़ा सा कश्मीर में बहुत दर्दनीय घटनाएं घट रही हैं आजकल कश्मीर के अंदर। एक कैप्टन ऊपर लेफ्टिनेंट उमर फैयाज का भी जिक्र माननीय रजत जी ने भी किया। आखिर ऐसी घटनाओं को हम कब तक सहते रहेंगे, चुपचाप बैठे रहेंगे कब तक? अब 3 साल हो गए हैं, बीजेपी की सरकार है, पूरे देश में युवा वर्ग चाहता है कि हम जवाब दें। कब तक इस ऐसे दर्द को हम कब तक सहेंगे? और इसकी मतलब दर्द को बयां भी नहीं कर सकते सर। पूरा युवा तड़प रहा है कुछ जवाब देने के लिए, आपसे इच्छा है। वो ठीक है। मैं समझता हूं आतंकवाद के संबंध में इस सच्चाई को हमें स्वीकार करना पड़ेगा कि आतंकवाद किसी एक देश अथवा 2 देश की समस्या नहीं है। यह आतंकवाद पूरे एक विश्व की समस्या बन चुकी है और इस चैलेंज को बराबर भारत यह कोशिश करता रहा है कि पूरे इंटरनेशनल कम्युनिटी को इस चैलेंज का मुकाबला करने के लिए साथ आना चाहिए। और आपने देखा होगा काफी हद तक पाकिस्तान को इस आतंकवाद के सवाल पर इंटरनेशनल कम्युनिटी में अलग थलग करने में काफी हद तक हम लोगों को कामयाबी मिली है। यह दुनिया, मैं कहता हूं कि दुनिया का एक सबसे ताकतवर देश अमेरिका भी माना जाता है। कितनी बड़ी आतंकवादी वारदात हुई, दुनिया के कई ऐसे देशों में भी आतंकवादी वारदातें हुई हैं, लेकिन उसके लिए प्रयत्न किया जाता है। और इसीलिए आपने देखा होगा कि भारत की पहल एक ऐसी पहल है कि केवल भारत में आतंकवाद रोकने से आतंकवाद का सफाया नहीं किया जा सकता, इसलिए पूरे इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी ऑन बोर्ड लाने की हम लोगों ने कोशिश की है ताकि पूरी दुनिया से ही आतंकवाद का सफाया हो जाए। आपका प्रेशर काम कर रहा है और आज ही खबर आई है कि पाकिस्तान ने स्वीकार किया कि हाफिज सईद आतंकवादी है। वो पाकिस्तान के भीतर भी आतंकवाद की घटनाएं करता रहता है। हाँ, लेकिन मैं ये भी बता दूं पाकिस्तान ने पहली बार ऐसा नहीं किया, बराबर बीच बीच में करता रहता है। लेकिन वो दिन कब आएगा जब हाफिज सईद को पकड़ के भारत लाएंगे और यहां अदालत में मुकदमा चलाया जाएगा उस पर? इतनी ये तो रजत जी आश्वस्त रहिए कि चुप्पी साध कर नहीं बैठे हैं, चुप नहीं बैठे हैं बस। लेकिन हाफिज सईद ना सही, दाऊद के बारे में बता दीजिए। चलिए, सब प्रयत्न हैं, जारी हैं। या और जो लोग सवाल पूछना चाहते हैं जी, हाँ पूछिए। हाँ। जिस विषय पर हम बात कर रहे हैं कोशिश करिए कि उससे रिलेटेड अगर आपका सवाल हो। हम कश्मीर के आतंकवाद, पाकिस्तान, हाफिज सईद, इससे रिलेटेड बात कर रहे हैं। इससे नहीं, मैं यह भी अनुरोध करना चाहूंगा कि इंटरनल सिक्योरिटी के अतिरिक्त किसी भी मुद्दे पर जो कोई सवाल करना चाहते हो, इकोनॉमिक इश्यूज पर भी करना चाहते हो, किसी मुद्दे पर सर मेरा सवाल चर्चा कर सकते हैं। मैं कर्नल शिवदान सिंह रिटायर्ड बोल रहा हूं। मेरा सवाल इंटरनल सिक्योरिटी पर है। मैं सुकमा के शहीदों को सैल्यूट करता हूं, मगर उनकी शहादत किस कारण से हुई है मैं उस पर कुछ बताना चाहता हूं। एज ए रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर मैं ये कहना चाहता हूं कि सुकमा में जो जवान मरे हैं उसके अंदर ये खाली टेररिस्ट की सफाई नहीं है, इसमें हमारी लापरवाही हुई है, हमारी बैड मैनेजमेंट हुई है, हमारी बैड ट्रेनिंग हुई है, हमारी बैड ऑफिसरिंग हुई है।
सर मैं जानना चाहता हूं कि 2013 में दंतेवाड़ा में 170 लोग मारे गए थे, जिसमें कि 75 लोग सीआरपीएफ के थे। 2013 में दंतेवाड़ा जो घटना हुई थी, जिसमें कांग्रेस यात्रा निकली थी। नहीं, जिसमें 2010 में, हाँ मैं डेट में भी रॉन्ग सर। 2010 अभी मार्च सीआरपीएफ के 76 आप लोग कोशिश करिए कि आपका सवाल कम शब्दों में हो। सर मैं यही कहना चाहता हूं सर कि इस तरह की जो बार बार घटनाएं हो रही हैं सीआरपीएफ में, इसके बारे में हम क्या एक्शन ले रहे हैं? क्या इंक्वायरी करके हम जिन अफसरों की गलती के कारण हुई है, क्या हमने उनको कुछ सीख दी है या कुछ ऐसा किया है जो भविष्य में ऐसी घटना न रिपीट हो, किससे देश का मनोबल गिरता है? सर बहुत अच्छा सवाल किया आपने। पहले तो आप लोगों ने आज के कुछ ही दिन पहले देखा होगा कि मैंने नक्सल अफेक्टेड जितने भी स्टेट्स हैं, उन स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर की और सारे स्टेट्स के डीजी पुलिस और चीफ सेक्रेटरीज की भी बैठक मैंने बुलाई थी अभी हाल में, और पूरे दिन भर तक वह बैठक हमने ली है। और जो इस समय नक्सलवाद के कारण हालात पैदा हुए हैं, उसको रिव्यू भी किया है। और जो आपने बात कही है, यह बात भी उस बैठक के अंदर आई थी, जो इस संबंध में आवश्यक निर्देश देने चाहिए कि आपने देखा होगा कुछ समाचार पत्रों में आया भी है कि मैंने क्या कहा है। एक समाधान करके एक न्यू डॉक्ट्रिन इस नक्सलवाद की समस्या के लिए हमने दिया है, और उसको सभी लोगों ने सर्वसम्मत उसमें। राजनाथ जी, जो 2014 का मैनिफेस्टो है भारतीय जनता पार्टी का, अब आपके पास माइक नहीं है, जब माइक होगा ना तब बोलेंगे, आपकी आवाज नहीं आएगी। वैसे नहीं, अब समाधान करने हैं। ऐसा है, ऑलरेडी इंक्वायरी उसी समय सेटअप कर दी गई है, आप प्रतीक्षा करिए, और इनिशियली रिपोर्ट आ गई है, फाइनल रिपोर्ट अवेटेड है। ज्योतिरादित्य सिंधिया का एक शिकायत मैंने सुनी, उन्होंने कहा कि 3 लाख का पुलिस बल है जो नक्सलवादियों से लड़ रहा है, और हम 300 को नहीं पकड़ सकते। ओह, लंबे समय तक हुकूमत चलाई है उन्हीं की पार्टी ने, लंबे समय तक। लेकिन हेल्दी डेमोक्रेसी में ऐसा मैं मानता हूं कि चाहे कोई किसी भी राजनीतिक पार्टी का हो, देश की जनता को कभी गुमराह नहीं करना चाहिए। बात वो ही बोलनी चाहिए जो तथ्यों पर आधारित हो। इस सच्चाई को कौन नकार सकता है कि जब से माओवाद का सिलसिला प्रारंभ हुआ है, तब से लेकर आज तक सर्वाधिक कम माओवादियों की घटनाएं हुई हैं तो इन 3 वर्षों के अंदर हुई हैं। 2, 2.5, 3 वर्षों के अंदर आंकड़े उठाकर कोई देख सकता है। यदि मैं यह कहूं कि पहले की अपेक्षा माओवाद में 45 to 50% की कमी 2 साल के अंदर आई है। अब मैं वह कितनी किलिंग्स हुई हैं, क्या हुई हैं, यह सब मैं नहीं कहना चाहता, मुझे बोलना यह उचित भी नहीं लगता है। और यह भी जानकारी, हालात कैसे पैदा हुए हैं कि सरेंडर जिन नक्सलवादियों ने किया है वह पहले के कंपैरिजन में 450% अधिक है। 450% अधिक है पहले की अपेक्षा, जो आज तक कभी नहीं हुआ। और जो इनामी नक्सलवादी हैं, वह इनामी नक्सलवादी भी पकड़े गए हैं। अभी आपने देखा होगा कल झारखंड में एक 15 लाख का इनामी सरेंडर किया है, और उनकी जो सेंट्रल सेक्रेटेरिएट है उसमें कई लोग अब तक एलिमिनेट किए जा चुके हैं, और कई लोग अब सरेंडर भी कर रहे हैं। उनकी शिकायत मैं आपको बताता हूं सिंधिया की। उन्होंने कहा जब हमारी सरकार थी यूपी की, तो हमने रेलवे लिंक बनाए, सड़कें बनाई, पावर प्रोजेक्ट लगाए, टूरिज्म किया, रोजगार दिया। ऐसे ही नक्सलवाद कंट्रोल होगा। ये मारने पीटने से बिल्कुल अच्छा सुझाव है, इस सुझाव का मैं स्वागत करता हूं। और उनसे बतलाइए कि जो कुछ भी उन्होंने डेवलपमेंट का काम शुरू किया उसको मैं नकारता नहीं हूं, उसको हम भी आगे बढ़ा रहे हैं। और मैं जानता हूं कि लोगों को केवल एलिमिनेट करके हम समस्या का समाधान नहीं निकाल सकते। जो क्षेत्र अभी अनडेवलप्ड हैं, उन सब सारे क्षेत्रों का डेवलपमेंट करना होगा, और वह डेवलपमेंट हम तेजी के साथ कर रहे हैं। और फिर मैं इस बात पर स्ट्रेस करना चाहूंगा, पहले से कहीं अधिक तेजी के साथ हम डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं। राजनाथ जी, ये जो सुकमा की घटना हुई, ये डेवलपमेंट के काम से तो जुड़ी हुई थी। सड़क बन रही थी, उसकी सुरक्षा करने के लिए गए थे, और मारे गए। हाँ, वही तो मैं कह रहा हूं ना, नक्सलवादी नहीं चाहते हैं जिन क्षेत्रों में जो उनका प्रभाव क्षेत्र है उनमें किसी भी सूरत में विकास होने पाए, यह नक्सलवादी नहीं चाहते हैं। क्या यह सच है कि इंटेलिजेंस की कमी थी? अब सारी रिपोर्ट आने के बाद ही मैं बतला पाऊंगा।
जब आपने मुख्यमंत्रियों की मीटिंग बुलाई थी उसके बाद में बिहार के मुख्यमंत्री ने 2-3 बातें कही। नीतीश कुमार ने पहले बात कही कि पुलिस ट्रेनिंग के लिए जो स्कूल थे उनको आपकी सरकार ने बंद कर दिया। अरे कहाँ मुझे नहीं मालूम कहाँ ट्रेनिंग स्कूल बंद कर दिया। ट्रेनिंग तो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, चलता ही रहता है। और दूसरी बात उन्होंने कही कि हेलीकॉप्टर की जो रिक्वेस्ट थी उसको डिक्लाइन कर दिया। देखिए, स्टेट से बराबर डिमांड होती ही रहती है और धीरे धीरे बहुत सारी स्टेट्स की डिमांड पूरी भी की जाती है, लेकिन हो सकता है उन्होंने कभी डिमांड किया हो, कोई चीज़ शेष रह गई हो, लेकिन हेलीकॉप्टर कोई ऐसी बड़ी चीज़ नहीं है। वैसे स्टेट गवर्नमेंट चाहे भी तो हेलीकॉप्टर 25 करोड़ 40 करोड़ 50 करोड़ का हेलीकॉप्टर खरीद सकती है। जहाँ पर लाख करोड़ों रुपए खर्च होते हैं तो 50 करोड़ के हेलीकॉप्टर को लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट से शिकायत की जाए, इसका कोई औचित्य नहीं बनता। तो दे दीजिए उनको। इतने बड़े चैलेंज के लिए, जो पूरे देश के लिए एक चैलेंज हो, अब उससे निपटने के लिए कोई ये कहे कि एक हेलीकॉप्टर हमको नहीं मिला, नहीं तो मैं नक्सलवाद की समस्या का समाधान कर दिया होता, यह बात हमारे जैसे व्यक्ति की समस्या से। लेकिन एक बड़ा सवाल इससे जुड़ा है पुलिस के मॉडर्नाइजेशन का। जो बातें सामने आई, हमारे पुलिस के पास में हेलमेट नहीं थे, किसने कहा पुलिस के पास में बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं थी, किसने कहा कि उनके जो हथियार थे वो कमजोर थे। नहीं, मैं बतलाना चाहता हूं कि जहां तक हमारे सीएपीएफ का सवाल है, हमारे पास हथियार कमजोर नहीं है सीएपीएफ के बारे में। ठीक है, स्टेट पुलिस का जहां तक सवाल है, ये प्राइमरली और फाइनली रेस्पॉन्सिबिलिटी यदि किसी की होती है उनको स्ट्रेंथन करना, तो स्टेट गवर्नमेंट की होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट की नहीं होती। एक प्रश्न मैं आपको मौका देता हूं। एक 2014 के मैनिफेस्टो का जिक्र है भारतीय जनता पार्टी के, जिसमें कहा था कि रेडिकल ओवरऑल होगा इंटेलिजेंस का, इंटेलिजेंस एजेंसीज का रेडिकल ओवरऑलिंग की जाएगी, उनको रिव्यू किया जाएगा, उनकी ताकत बढ़ाई जाएगी। वो कमी सब लोगों को लगता है कि कहीं है। ठीक है, मैं आपकी बात से सहमत हूं और यह भी एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, चलता रहता है, लेकिन इस समय हम लोगों ने इस पर विशेष ध्यान दिया है और उसको और अधिक इफेक्टिव बनाने की और उसको स्ट्रेंथन करने की हम लोगों की कोशिश चल रही है। ये जो बार बार खबर आती है कि इंटेलिजेंस फेलियर, ये वाकई में इंटेलिजेंस फेलियर होता है या कवर अप करने के लिए? कुछ ऐसा नहीं होता कि हर बार इंटेलिजेंस फेलियर होता। हो सकता है कहीं कभी हो जाए, इंटेलिजेंस तो इंटेलिजेंस ही है, कहीं कुछ हो सकता है फेलियर। इंसान ही करता है इंटेलिजेंस इनपुट देने का काम। इंसान से कभी चूक हो सकती है, गलती हो सकती है, लेकिन एक चूक के लिए किसी को एकदम बिल्कुल फांसी के फंदे पर नहीं लटकाया जाता। ठीक है, वैसी चूक दोबारा ना होने पाए, यह सावधानी बरतने की जरूरत है। फांसी पर ना लटकाए, लेकिन कुछ तो सजा होनी चाहिए। सजा जहां होती है हो भी जाती है, लेकिन आम लोगों की इसकी बात की जानकारी इंटेलिजेंस में नहीं दी जाती, किसको क्या सजा दी गई है, सजा दी भी जाती है। जब आप कुछ पूछना चाहिए इस विषय से रिलेटेड? हाँ, पूछिए। मेरा मैंने नाम आप इस विषय, कोई विषय यदि आप पूछना चाहते हो तो मैं आप विनम्र अनुरोध है, पूछ सकते हैं। जी, हमारा नाम नवरत्न है। हम ये पूछना चाहते हैं कि जाकिर नायक को हिंदुस्तान लाने के लिए क्या हम कुछ कर रहे हैं और कैसे लाइएगा? जाकिर नायक, जिनके ऊपर प्रोवोकेटिव स्पीचेस देने का इल्जाम है, जिनके ऊपर लोगों को भड़काने का इल्जाम है। आपने देखा कि उस संबंध में जो डिसीजन हम लोगों ने लिया था उसको सुप्रीम कोर्ट ने भी जस्टिफाई किया है और कहा है कि हमारा वो फैसला सही था उनके बारे में, और उनको यहां लाने की कोशिश हो रही है। कोशिश होते होते काफी देर हो गई। कभी ऐसा नहीं होता, दुनिया के दूसरे देशों से लाना है बहुत। जी, आप आर के यादव यहाँ दे दीजिए इनको माइक्रोफोन। मैं जनरल सिन्हा हूँ जी। पाकिस्तान के परिप्रेक्ष्य में मेरा प्रश्न है कि पाकिस्तान का सब बॉर्डर जो हमारा 3,323 किलोमीटर, वो पूरी तरह से नॉन पोरस कब बनेगा? क्वेश्चन नंबर 2, इसको आप एक इंटेलिजेंस डाटाबेस बनाने की जरूरत है और उन लोग को उनका डाटाबेस तैयार करके जो सिंपैथाइजर्स हैं पाकिस्तान के, और उनके साथ बहुत सख्ती के साथ पेश आने की जरूरत है। तीसरा जो मेरा सजेशन है, आपके पहले मैं बता दूं, आपके सुझाव का मैं स्वागत करता हूं और इस दिशा में हम काम भी कर रहे हैं। जी, मेरा तीसरा सजेशन है कि जो सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेज है, पुलिस फोर्सेज, उनका इक्विपमेंट प्रोफाइल में तब्दीली लाने की बहुत सख्त ज़रूरत है।
आप BPJ दीजिए, बॉडी आर्मर दीजिए, जो कम्युनिकेशन सेट है वो मॉडर्न कीजिए, फोलिएज पेनिट्रेटिंग रडार के माध्यम से नक्सलाइट्स को जंगल में लोकेट किया जा सकता है और उसको ड्रोन और एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर के माध्यम से उसको बर्बाद किया जा सकता है। ये सब रास्ते पे चलने की जरूरत है। जी, वैसे जनरल साहब ने बहुत ही उम्दा सवाल किया है। उम्दा सवाल इसलिए मैं कह रहा हूं कि यदि कोई भी कंट्री जो भी उसका पोटेंशियल है, यदि अपने फुल पोटेंशियल के साथ डेवलप करना चाहती है, बहुत सारी बातों के अतिरिक्त इस बात की भी आवश्यकता होती है कि हमारे पड़ोसी देशों के साथ हमारे रिश्ते कैसे हैं, पड़ोसी देशों से यदि हमारे रिश्ते ठीक नहीं हैं तो हमने अपने को उनसे सुरक्षित बचाए रखने के लिए हमने क्या क्या कदम उठाए हैं। उसमें बॉर्डर की एक अहमियत है जिसकी आपने बात कही कि इतने 1000 किलोमीटर इंडो पाक बॉर्डर है, तो इस बॉर्डर को आज भी पोरस है कुछ स्थानों पर, यह सच है। लेकिन मैं जानकारी देना चाहता हूं कि लगभग मोर देन 2200 समथिंग किलोमीटर यह तो है, फेंसिंग है, 275 और 65 किलोमीटर ऐसा है क्षेत्र जहां पर कि हिल है अथवा कोई रिवराइन है अथवा कुछ इस प्रकार की वहां मैदानी स्थिति है कि हम वहां फेंसिंग नहीं कर सकते। लेकिन टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन का थोड़ा बहुत उपयोग किया गया है, जैसे राडार लगाना, सेंसर लगाना, फ्लड लाइटिंग, यह सब सारे सिस्टम लगाने की बात है। यह सिलसिला जानकारी देना चाहता हूं कि इसका जो एक प्रोजेक्ट था उसके लिए टेंडर भी संभवतः हुआ है, अब हो गया होगा क्योंकि मैंने 20-25 दिन पहले ही मैंने देखा था, तो उसका टेंडर हो गया होगा। लेकिन जल्दी से वैसे टारगेट मैंने यही दिया है और बॉर्डर सिक्योरिटी मैनेजमेंट को ठीक करने के लिए मैंने ही एक मधुकर गुप्ता जो फॉर्मर होम सेक्रेटरी रहे हैं उनकी चेयरमैनशिप में कमेटी बनाई है और इंडो पाक बॉर्डर को कैसे प्रॉपरली सील किया जा सकता है, कैसे प्रॉपरली सिक्योर किया जा सकता है, इस संबंध में उन्होंने अपनी जो भी रिकमेंडेशंस दी हैं उन रिकमेंडेशंस पर हम आगे कदम बढ़ा रहे हैं। और मेरा ख्याल है कि मैक्सिमम 2018 के अंत तक यह पूरी तरह से भारत और पाकिस्तान हम बॉर्डर को फिजिकली और साथ ही साथ टेक्नोलॉजिकली हम उसको सिक्योर करने में कामयाब हो जाएंगे। आपने जिक्र किया रिश्तों का पड़ोसियों से, रिश्ते सुधारने के लिए प्रधानमंत्री ने बहुत बड़ा दिल दिखाया, अपनी शपथ ग्रहण समारोह में उनको बुलाया, फिर चले गए उनके जन्मदिन की बधाई देने के लिए तमाम आलोचना के बावजूद। लेकिन वो तो नहीं सुधरे। नहीं सुधरे, क्या करें? कुछ उम्मीद है सुधरने की? मैंने समझाइए उनको। एक आपके पास माइक्रोफोन आ जाए तो आप पूछेगा प्लीज। हाँ, मैं भेजते हैं आपके पास माइक भेजते हैं। नहीं उनको सुधरना चाहिए लेकिन विश्वास रखिए। नहीं, ये राजनाथ जी, लोगों के मन में सवाल है, गंभीर सवाल है कि क्या पाकिस्तान से बातचीत होनी चाहिए या बातचीत का सिलसिला जैसे टूटा हुआ है ऐसे ही टूटे रहना चाहिए? नहीं, ये तो पाकिस्तान को तय करना है, भारत को ये तय नहीं करना है। पाकिस्तान अपनी तरफ से पहल करे, लेकिन पाकिस्तान के ऊपर इस समय भरोसा नहीं किया जा सकता। डेमोक्रेटिक तरीके से जो चुनी हुई सरकार कुछ सोचती है, वहां की आर्मी कुछ सोचती है, तो इस प्रकार के हालात जिस देश के हों कैसे कहा जा सकता है कि जब भरोसा नहीं किया जा सकता तब फिर? लेकिन वह कहते हैं कि नहीं, हम बात करने के लिए भारत के साथ तैयार हैं, तो उस पर एक बार विचार कर सकते हैं। राजनाथ जी, उनके लोग सीमा पार करके हमारे यहाँ आ जाएं, आर्मी कैंप पर हमला करें, वापस चले जाएं और उसकी जांच करने के लिए हम ISI के लोगों को बुलाएं बगैर भरोसा ISI के लोगों को? जो लोग आए थे और उन्होंने वापस जाके कहा कि क्षमा कीजिएगा, उसमें पाकिस्तान ने फिर धोखा दिया है। मैंने यह कहा कि हमारी सरकार बनते ही हम लोगों ने यह सोचा कि भारत का यदि हम फुल पोटेंशियल के साथ यदि हम डेवलपमेंट करना चाहते हैं तो पड़ोसी देशों के साथ भी हमारे रिश्ते अच्छे बनने चाहिए। इसीलिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने शपथ ग्रहण समारोह में सारे पड़ोसी देशों के प्रधानमंत्रियों को आमंत्रित किया था। इतना ही नहीं, बल्कि पड़ोसी के साथ बेहतर संबंध बनाए जाने के लिए और अधिक जितनी दिलेरी दिखाई जानी चाहिए वह दिखाई थी।
पाकिस्तान ने यह भरोसा दिया था कि हम वहां आएंगे और उसकी जांच करने में हम पूरी तरह से सहयोग करेंगे। वह आए और आने के बाद जब वह जाने लगे तो हमारे NSA ने, हमारे इंटेलिजेंस ऑफिसर्स ने उनसे कहा कि भारत का भी इसी प्रकार का एक डेलीगेशन, एक टीम पाकिस्तान जाना चाहती है, तो हम लोग कब आएं? तो उन्होंने कहा कि हम आपको आमंत्रित करेंगे। यह बात पहले ही तय हो गई थी, आप भी आइए और आपको भी हम बुलाएंगे, लेकिन उन्होंने मुझे धोखा दिया है, दगा दिया है पाकिस्तान ने। अगर वो बार बार धोखा देते रहेंगे, हम कब तक धोखा खाते रहेंगे? अरे भाई, लगातार इतने वर्षों तक धोखा खाए, अभी तो 3 साल हुए ना, प्रतीक्षा तो करिए। अच्छा देखिए, आपको इतना तो होगा कि भारत की इमेज अंतर्राष्ट्रीय जगत में इस समय कैसी बनी है, कम से कम भरोसा रखिए। नहीं, लोग तो आप पर भरोसा करते हैं, लोग नरेंद्र मोदी पर भरोसा करते हैं, राजनाथ सिंह भरोसा करते हैं, और लोग तो समझते हैं कि अगर वो गोली चलाएंगे तो हम गोले से जवाब देंगे। लेकिन वो गोला कब फेंका जाएगा? इस पर मुझे नहीं बोलना चाहिए। हाँ, बोलिए। इनसे ये इनके पास माइक है, आप पूछिए। वैसे जब मैं कह रहा हूं कि मुझे नहीं बोलना चाहिए ना, तो बहुत सारे लोग टिप्पणी कर रहे होंगे। देखिए, कैसे गृह मंत्री हैं जो बोल नहीं सकते, इनके अंदर हिम्मत नहीं है। नहीं तो क्या जनता ये भरोसा करे कि आप बोलेंगे नहीं लेकिन करके दिखा देंगे? पहले ही मैंने कहा कि हम बोलेंगे नहीं, लेकिन देश के मान सम्मान, सुरक्षा और स्वाभिमान की सुरक्षा के लिए जो भी करना होगा सब करेंगे। गृहमंत्री जी, आपने कहा है कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। कश्मीर का एक हिस्सा और भी है, इसको गिलगिट बाल्टिस्तान कहते हैं। वो 73,000 किलोमीटर है, उसके बारे में आपकी सरकार बिल्कुल चुप है। वहाँ से चाइना पाकिस्तान एक इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा है, रेलवे लाइन बन रही है, वो आपकी सरकार के एजेंडे में मुझे लगता नहीं है। आपने देखा क्या नहीं है? आप उसका फोर्सिबल एनेक्सेशन करने के लिए तैयार अभी हैं या नहीं है? OROB में भारत नहीं गया है, चाइना में जो हुआ था। नहीं, वो तो आप बायकाट कर रहे हैं, बायकाट, लेकिन वो फोर्सिबल। आप कृपा करके सवाल पूछ लें। अब मेरा सवाल ये है कि आप गिलगिट बाल्टिस्तान को हिंदुस्तान में मिलाने के लिए कोई फिजिकल एक्शन करेंगे या नहीं करेंगे? पहले यहाँ कर लेने दीजिए, बहुत पहले करने दीजिए। मतलब नहीं कर रहे आप? हाँ, एक मिनट, इन महिला को मैंने कहा था बहुत देर से, थोड़ा सा इधर आपको दे। आप कुछ पूछना चाहती हैं? हाँ, आपके पास माइक आ जाए। सर नमस्कार। सर, मैं आपसे आंतरिक सुरक्षा, बाह्य सुरक्षा में तो आप कह ही रहे हैं कि हम करके दिखाएंगे। आंतरिक सुरक्षा में हमारे पास है पुलिस, और पुलिस के पास जाना, हम जैसे पढ़े लिखों के लिए भी हमारी सैंडलें घिस गई हैं एक FIR कराने में। तो सर, आम आदमी या जो कम पढ़ा लिखा है, जो शक्तिहीन है, उससे पुलिस को निपटना बहुत बहुत मुश्किल है सर। और ये मैं व्यक्तिगत भुगत रही हूँ 1.5 साल से, और वो काम पुलिस नहीं कर रही है। तो उसकी तरफ पुलिस रिफॉर्म का आप क्या अब इस समय क्या निर्णय ले रहे हैं, या किस तरह से उसको निपट रहे हैं सर? ये मुझे जानना बहुत ज़रूरी है। पुलिस रिफॉर्म का सिलसिला चलता रहता है, और हम बराबर पुलिस के लोगों को ये बतलाया भी जाता है कि उनको आम जनता के साथ फ्रेंडली बिहेव करना चाहिए। और दिल्ली के बारे में यदि कोई स्पेसिफिक ऐसी कोई शिकायत है आपकी, तो आप मेरी जानकारी में लाइए, और जो भी इसके लिए जिम्मेदार होगा उसके खिलाफ मैं कार्रवाई करूंगा। नंबर 1। नंबर 2, और दूसरी चीज, FIR लॉन्च करने की व्यवस्था तो ऑनलाइन भी अब कर दी है। आप सीधे ऑनलाइन भी अपनी FIR दर्ज करा सकते हैं। यदि ऑनलाइन किया हो, न हुआ हो, तो उसकी भी आप मुझे जानकारी दीजिए। आप विश्वास रखिए, जो भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। राधा जी, उनका सवाल थोड़ा सा लार्जर कॉन्टेक्स्ट में था। पूरे देश भर में जो पुलिस की इमेज है, छवि है, वो ऐसी है कि उससे लोग डरते हैं। पुलिस को दोस्त मानने के बजाय उससे खौफ खाते हैं। तो क्या एक बड़ा प्लान है आपके पास जिसके तहत पुलिस की ये छवि मिटाई जाए, पुलिस को लोगों का दोस्त बनाया जाए, लोगों को पुलिस पर भरोसा हो? अभी आज के 7 या 8 दिन पहले ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, एक हमारे यहाँ अलग से ये विभाग ही है, जिसमें कि
पुलिस की स्थिति में सुधार लाए जाने में, उनके बिहेवियरल चेंज कैसे लाया जा सकता है, इन सब सारी चीज़ों के संबंध में रिसर्चेज होते रहते हैं। तो ऑलरेडी मैंने इंस्ट्रक्शन दिया है, पहले भी यह काम हुआ है, ऐसा नहीं है कि मैं कोई नया काम करने जा रहा हूँ, पहले भी काम हुआ है। उनसे मैंने कहा है कि मैं इस विषय को लेकर भी चिंतित हूँ कि कैसे हमारे पुलिस के में एक व्यवहार माने पीपल्स फ्रेंडली कैसे और अधिक बनाया जा सकता है। और यह मानना कि बिल्कुल पुलिस एकदम बदतर है, कोई काम नहीं करती है, मैं समझता हूँ पुलिस के साथ भी अन्याय होगा। पुलिस भी बहुत सारी जिम्मेदारियों का निर्वाह करती है बखूबी, लेकिन कहीं कहीं कुछ गलतियां भी होती हैं। जो गलतियां होती हैं उनके लिए पनिश किया जाना चाहिए। हाँ, एक कर दीजिए, आप पूछिए। है मेरा सवाल, आप माइक थोड़ा सा मुंह के पास में रखिए। हाँ जी, मेरा सवाल है कि जो इन्होंने अभी कहा, मीडिया को इनविटेशन दिया कि कश्मीर में आएँ और कश्मीर के हालात को देखें। अभी अब जब हमारा सेना का जवान लेफ्टिनेंट अपने घर से इस तरह से उसकी हत्या हो जाती है, एक आम मीडिया कर्मी जिसके पास उस तरह के रिसोर्सेस या सुरक्षा व्यवस्था नहीं है, वो वहाँ कैसे जाए? दूसरी बात कि उत्तर प्रदेश में जैसे गोरक्षक दल है, और जो हत्याएं हो रही है गोरक्षा की आड़ में, उस पर सरकार कुछ नहीं कर पा रही है। दूसरा नक्सली जो आप दो सवाल आपने पूछ लिए, मैं आपकी तरफ से एक एक करके पहला तो सवाल इनका है कि मीडिया कर्मियों को खतरा है, आपने कहा कि वहां जाके देखिए, तो वो कैसे जाएं? नहीं, मैं समझता हूं कि मीडिया कर्मी जाते हैं तो उनको कोई टच नहीं करता है, मेरी जानकारी है इस बात की। और आप इतना डरिए मत जाइए। अब आप ही घबराएंगे तो देश कैसे चलेगा? आप जाइए। दूसरा प्रश्न, पहली बात मैं ऐड कर देता हूं, मैं तो ये मानता हूं कि अगर आप मीडिया कर्मी हैं तो फिर खतरा उठाने के लिए तैयार रहना चाहिए। और दूसरा सवाल उन्होंने किया है, गौरक्षा के नाम पर उत्तर प्रदेश में कई जगह इस तरह की घटनाएं हुई हैं जहां इनोसेंट लोगों को मारा पीटा गया है, कहीं किसी की हत्या हो गई है, और लगातार ऐसी घटनाएं हो रही हैं। नहीं, मैं तो सभी राज्य सरकारों से अपील यही करूंगा कि वह किसी भी व्यक्ति को कानून अपने हाथ में लेने की इजाजत न दें, और किसी को कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। आपने देखा होगा हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने भी यही बात कही है। लेकिन बात कहने के बाद भी घटनाएं रुकी नहीं है, तो उस पर कार्रवाई होगी। जो घटनाएं नहीं रुकेंगी उस पर कार्रवाई होगी। बहुत सारे लोग ये शिकायत करते हैं कि क्योंकि राज्य सरकारों का यह विषय है, जो भी कार्रवाई करनी है उन्हीं को करनी है। नहीं, क्या ऐसे लोगों को राज्य सरकार का संरक्षण तो नहीं है? नहीं, कहीं कोई ऐसी शिकायत मिल रही हो तो बताइए। अनुमान के आधार पर किसी के ऊपर आरोप नहीं लगाया जा सकता है। जी, आप अब बाकी लोगों को मौका दीजिए। हाँ प्लीज। मैं इतनी देर से यहाँ देख रहा हूँ, जितने भी और कहाँ हैं आप? इतनी देर से देख रहे हैं? अच्छा ठीक है, आप बोलिए। जी, अब मैं भी आपको देख रहा हूँ। ओके, थैंक यू सर। सर, मैं ऑर्थो कंपनी से हूँ। मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के ऊपर इतनी डिबेट हो रही है, सब पे हो रही है, पर हमारा जो इंडिया में जो हो रहा है उसके लिए मैं राजनाथ सर से पूछना चाहता हूँ कि अभी जो 2-4 दिन पहले रोहतक में एक गैंग रेप हुआ और इतना निर्मम हत्या हुई, और निर्भया कांड के जो दोषी हैं अभी तक उनका कुछ हल नहीं है, तो हमारे माई बहन जो बहनें हैं वो कैसे सेफ चलेंगी? अभी मैं मार्च के महीने में टीकापुर नेपाल होके आया हूँ। आवाज क्लियर नहीं। नेपाल होके आया हूँ टीकापुर। वहाँ पे रात को 10 बजे जब हम वॉक कर रहे थे तो वहाँ पर लेडीज़, कोई पुलिस नहीं, कोई मिलिट्री पैरा फोर्सेस नहीं, आराम से वो ट्यूशन बच्चियाँ जा रही हैं और आ रही हैं। पर हम दिल्ली में कैपिटल में रह के भी सेफ नहीं है, हमारी बहनें सेफ नहीं हैं। और रही रोहतक की यहाँ पर NCR की, तो उसके लिए जो 3-3 साल तक हम उनको एयरिंग के लिए जा रहे हैं, इतने केस वैसे ऑलरेडी पेंडिंग है। काफी सारी बातें आप अपने सवाल में कर दी हैं। सर, एक मेन क्वेश्चन यही है, उनका बेसिक कंसर्न जो रोहतक में घटना हुई है, जघन्य घटना है, ऐसी घटना है जिसका दर्द सब लोगों ने महसूस किया है। बलात्कार की घटना रोहतक में हाल ही में हुई। पाकिस्तान से तो बाद में निपटेंगे, पहले इंडिया में जो हो रहा है प्लीज आप सुन लीजिए बात। आपने पूरे इंडिया में हो रहा है उस पर चिंता व्यक्त की है। मैंने सभी है, सबको चिंता होती है, स्वाभाविक है चिंता होना। आप सुन लीजिए। लेकिन रोहतक की भी जो घटना हुई है उसको भी जितना भी उसकी निंदा की जाए वह कम है। और मैं समझता हूँ कि राज्य सरकार ने उसका कॉग्निजेंस लिया ही है, और वहाँ की राज्य सरकार इस पर
कार्रवाई कर रही होगी, क्योंकि सब राज्य सरकार के विषय हैं। अब ये सवाल यदि आप हमसे करेंगे तो मैं सीधा जवाब इसका नहीं दे पाऊंगा। मैं सहमत हूं आपसे कि ये सवाल कम से कम आपके दायरे में नहीं आता, लेकिन एक ओवरऑल एश्योरेंस इस देश की महिलाएं, देश की लड़कियां, देश की बच्चियां, बहनें वो चाहती हैं कि कम से कम आपकी सरकार, आप गृह मंत्री के तौर पर, कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए ये सरकार कदम उठाएगी। नहीं, बराबर पहले भी उठाया है, अब भी उठा रहे हैं, आगे भी उठाते रहेंगे, और बराबर इस संबंध में राज्य सरकारों को एडवाइजरी भी हम लोग समय समय पर जारी करते रहते हैं। लेकिन यह रिस्पॉन्सिबिलिटी प्राइमरली और फाइनली यह तो स्टेट गवर्नमेंट की होती है। हम उन्हें सुझाव दे सकते हैं, उनकी मदद कर सकते हैं, ये सब कुछ कर सकते हैं, और स्टेट गवर्नमेंट करती हैं। ऐसा कहना कि बिल्कुल नहीं करती, ये उचित नहीं होगा। आप पूछिए। गृह मंत्री साहब से है कि अभी 3 साल आपकी सरकार को हो गए हैं, और पिछले सालों में भी 5 साल आपका शासन रहा, क्योंकि यह जनमानस को प्रभावित कर रहा है, न कि सिर्फ सुरक्षा बलों और इंडियन आर्मी या जो हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं। आप देखें दिन ब दिन पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा, और हमको लगता है कि आपकी जो कश्मीर नीति है, क्योंकि आपका वहाँ जो पॉलिटिकल मैच चल रहा है, उससे भी कहीं वो हालात ना पैदा हो जाए जो कांग्रेस पिछले 50 वर्षों में पैदा किया। तो ये एक लगता है पॉलिटिकल कंपल्सन के कारण आप जनता की भावनाओं के साथ, सर 3 साल किसी भी कंट्री के लाइफ में बहुत बड़ा समय होता है। हमको लगता है कुछ ऐसी क्लियर कट पॉलिसी कहीं दिशाहीनता की तरफ, दूरदर्शिता के बदले दिशाहीनता की तरफ। आपका सवाल समझ में आ गया जी। वैसे आपने क्लियर कट पॉलिसी की बात कही है, यदि हमारी पॉलिसी में कहीं दोष है तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा, आप सुझाएं, मैं उसका स्वागत करूँगा। लेकिन अपनी तरफ से हम लोग प्रयत्न करने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं पर कुछ हो तो आप मुझे सुझाव देंगे तो हम उसका स्वागत करेंगे। कश्मीर नीति को लेकर 2 तरह के सुझाव लोगों के मन में आते हैं। एक तो ये कि कुछ लोग कहते हैं कि अलगाववादियों से बात करनी चाहिए, पत्थर फिकवाने वालों से बात करनी चाहिए, रास्ता निकालना चाहिए। कुछ लोगों का कहना है कि बात नहीं करनी चाहिए, सख्ती से उनके साथ डील करना चाहिए। नहीं तो मुझे क्या करना चाहिए? ये 2 आप बताइए क्या करेंगे? वैसे मैं पहले भी कह चुका हूं, कश्मीर वैली मैं 3 बार जा चुका हूं, और जाते ही मैंने कहा कि जो भी इस समस्या से रिलेटेड कोई भी स्टेक होल्डर यदि हमसे बात करना चाहता है तो मैं बात करने के लिए आया हूं, बात करने को तैयार हूं। 1 बार नहीं कहा, 2 बार नहीं कहा, 3 बार कहा, 4 बार कहा, प्रेस बुलाकर कहा, लेकिन जिनसे बात करने की बात की जाती है वे भी बात करने के लिए नहीं आए, नंबर 1। नंबर 2, जिस समय ऑल पार्टी डेलीगेशन लेकर मैं कश्मीर गया था, उसमें हमारे कुछ मित्रों ने हमसे यह कहा कि हम लोग जाते हैं सीधे उनसे बात करने के लिए, जो भी वहाँ के सेपरेटिस्ट हैं उनसे हम बात करेंगे और बातचीत का सिलसिला प्रारंभ हो जाएगा। मैंने कहा आप जाना चाहते हैं, आप जाइए, स्वागत है। वो लोग गए। जब वह लोग गए उनसे मिलने के लिए तो उनके लिए दरवाजा नहीं खोला। इतना ही नहीं, वहां की मुख्यमंत्री ने भी अपनी तरफ से पहल की कि बातचीत होनी चाहिए, लेकिन उस पर भी पॉजिटिवली उन्होंने रेस्पॉन्ड नहीं किया। अब आप बतलाइए क्या करना चाहिए? इसलिए अब छोड़ दीजिए, हम लोगों के ऊपर निकालेंगे समस्या का। कश्मीर चेंबर ऑफ कॉमर्स का एक सुझाव है। उन्होंने कहा कि आपने 80,000 करोड़ का पैकेज दिया कश्मीर के लिए, उसमें से 19,000 करोड़ रुपए अब तक दिया गया है। इसके बावजूद जो उद्योग बंद हैं, जो कारोबार बंद हैं, वो खुले नहीं है, वो पैसा उन तक पहुंचा नहीं। 19,000 करोड़ रुपया दिया है। जिस दिन इसका 50%, 60%, 70% जिस दिन खर्च हो जाएगा, सारा पैसा रिलीज कर देंगे। तो इस बात से आप सहमत हैं कि जब लोगों तक सुविधाएं पहुंचेंगी, सड़कें बनेगी, पहुंचना चाहिए, ये मैं मानता हूं, पहुंचना चाहिए, और वहां की स्टेट गवर्नमेंट अपनी तरफ से कोशिश कर भी रही है। आप कुछ पूछना चाहते हैं? यहाँ माइक। 1 मिनट, आपके पास माइक आएगा तब आप पूछिएगा प्लीज। नहीं, आप तो बहुत, आप पहले भी पूछ चुके हैं, इनको दे दीजिए। नहीं कोई बात, छोड़ दीजिए, इनको दे दीजिए आगे। इस लेडी इन फ्रंट ऑफ यू। जरूर सर। आपके पास माइक है? हाँ, जस्ट 1 मिनट। हाँ, आप पूछिए। हाँ सर, जो हम
डेली देखते हैं, ये कश्मीर का और जो पाकिस्तान का ये तो चल ही रहा है। कुछ जानें ऐसी हैं जो हम उनको डेली सेव कर सकते हैं, जो हम उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे। एक्चुअली क्या है, जब भी हम हाईवे पे चलते हैं तो बहुत बड़े बड़े जानवर जो ऑन रोड आ जाते हैं। हमने देखा है ये पंजाब में और काफ़ी ये यूपी बिहार में भी हैं, जो जानवर होते हैं जिनसे हमने दूध निकालते हैं, वो तो हम उनको रख लेते हैं। जो दूसरे बड़े जानवर होते हैं सड़कों के ऊपर आ जाते हैं। ये सवाल तो आपको नितिन गडकरी से पूछना सर, चाहिए। मैंने सर ने बोला था, सर मैंने ली थी टर्न, मेरी टर्न नहीं आई सर से। सर ने बोला आप कोई भी सवाल पूछ सकते हो, इसीलिए मैं पूछा। तो मैं चार बार ट्राई कर चुका हूं सर। ये अच्छा प्लीज, मैंने इसके लिए एक सोल्यूशन सोचा है सर। सर मैंने अपनी एक संस्था बनाई थी, मैंने उसके लिए आप सवाल पूछ लीजिए प्लीज। सर प्लीज, ऐसा मत करिए। मैंने 400 एकड़ जमीन, ऐसा मत करिए प्लीज। मैं नॉर्मली पब्लिक में से किसी को कभी रोकता नहीं हूं, लेकिन मुझे आपको रोकना पड़ रहा है। सुझाव नहीं, सवाल पूछिए। आप पूछिए प्लीज बैठिए। हाँ सर, मैं रतन कौल, मैं घाटी से हूँ। मेरी घर वापसी कब होगी? मेरी घर वापसी कब होगी? मैं घाटी से हूँ, रतन कौल, तो मेरी घर वापसी कब होगी सर? ऐसा है कि आपने कहा तो आप इस बात की भी मैं समझता हूं कि समस्त देशवासियों को जानकारी होगी कि आते ही आप सबके रिहेबिलिटेशन के लिए, वहां पुनर्वास के लिए 500 करोड़ रुपए की धनराशि हमारी गवर्नमेंट ने तुरंत स्वीकृत की थी कि इनिशियली काम वहां प्रारंभ कर दिया जाए। मुफ्ती साहब थे वहां और उन्होंने कहा कि हम इस काम को जल्दी प्रारंभ करेंगे। कुछ लैंड आइडेंटिफाई उन्होंने किया भी था और उसके बाद उनकी जब डेथ हुई तो डेथ होने के बाद 2-3 महीने तक गवर्नमेंट नहीं बनी। उसके बाद मुफ्ती जी की गवर्नमेंट बनी है। तो हालात थोड़ा सा इस समय ठीक नहीं है, लेकिन महबूबा जी ने भी इस बात को कहा है कि मैं अपने कश्मीरी पंडित भाइयों को मैं कश्मीर में लाना चाहती हूं और मैं लाऊंगी, और उसके लिए भी मैं समझता हूं हालात सामान्य होंगे तो अब काम प्रारंभ कर देंगे। राजनाथ जी, साल पहले लगता था कि हालात सामान्य हो रहे हैं और लगता था कश्मीरी पंडित वापस अपने घर चले जाएंगे, उनके घर वहां बन जाएंगे। ये साल भर में 6 महीने में ऐसा क्या हुआ कि हालात इतने खराब हो गए, अब हमें फिर इंतजार करना पड़ेगा हालात के बेहतर होने? देखिए, आपने देखा होगा पूरी हिस्ट्री उठाकर कश्मीर की देखिए तो 2 साल 4 साल के बाद इस प्रकार की घटनाएं बराबर होती रही हैं, आज से नहीं। और मैं समझता हूँ 80 से 80 से विशेष रूप से, और वैसे देखिए तो 47 के बाद भी इस प्रकार की घटनाएं हुई हैं, लेकिन समाधान निकलेगा, बस इतना ही मैं कहना चाहता हूँ। देखिए, पिछली सरकारों के बीच ये हो सकता था, लोग बांध सकते थे, लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार में हो, राजनाथ सिंह के गृह मंत्री रहते हो, ये कैसे स्वीकार करें? तो भाई समय तो दीजिए। आपने उनको कितने साल दिए? 64 साल है, 62 साल, कितने साल दिए? अरे तो समय तो दीजिए, कुछ समय दीजिए, हल निकलेगा। हम समस्याओं को अधर में नहीं छोड़ेंगे। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, हम लोग समस्याओं को अधर में नहीं छोड़ेंगे, समस्याओं का समाधान निकालेंगे। थोड़ा समय लग सकता है। क्या भारतीय जनता पार्टी और पीडीपी के बीच समझौता करके जो सरकार बनाई गई, जिसमें विचारधाराओं का मेल नहीं हो पाया, वो वजह है? अब जो भी वजह है इसको तो आप बतला सकते हैं, मैं नहीं बताऊंगा। माइक किसके पास में है? आप देखिए। सर, द क्वेश्चन इज रिगार्डिंग, सो हाँ, भारत के 2 पड़ोसी हैं, एक पाकिस्तान और एक चाइना। भारत के 2 पड़ोसी हैं, एक पाकिस्तान और एक चाइना। आप 3 कदम बता सकते हैं जो भारत लेना चाह रहा है चाइना को कम्बैट करने के लिए? हाउ आर यू प्लानिंग टू कम्बैट चाइना? को कम्बैट करने के लिए, चाइना जो कर रहा है उससे लड़ने के लिए, ये पूछ रही हैं आप? जी। सभी से लड़ते ही रहे। लेकिन ठीक है, इकोनॉमिक कॉरिडोर एक अपनी जगह पर है, पाकिस्तान ने उनको इजाज़त दी है, वो इस काम को कर रहे हैं। लेकिन बॉर्डर के हालात को पहले हमें समझने की आवश्यकता है। भारत साउथ एशिया का एक ऐसा देश है, दुनिया के 6 देशों से घिरा हुआ है, 6 देशों से घिरा हुआ है। उसमें पाकिस्तान है, चाइना है, बांग्लादेश है, नेपाल है, बर्मा है, भूटान है। कैटेगराइज यदि हम उसको करना चाहें तो यूँ कर सकते हैं कि ये नेपाल और भूटान
इंडो नेपाल और इंडो भूटान बॉर्डर का जहाँ तक सवाल है, हम इसको पीसफुल बॉर्डर के रूप में इनको रिकॉग्नाइज करते हैं। और इंडो बांग्लादेश और इंडो म्यांमार इसको एक्टिव बॉर्डर के रूप में, क्योंकि थोड़ी बहुत अनरेगुलेटेड एक्टिविटीज भी यहाँ पर चलती रहती हैं। इंडो चाइना और इंडो पाक बॉर्डर का जहाँ तक सवाल है, इसको हम स्ट्रेटजिक और सेंसिटिव मानते हैं। और भारत और चाइना के बॉर्डर का जहाँ तक सवाल है, मैं कह सकता हूँ कि सीमा को लेकर एक परसेप्शनल डिफरेंसेस हैं, जिन पर कि वहाँ के एनएसए और हमारे एनएसए के बीच भी लगातार ये बातचीत चल रही है। लेकिन आपको यह जानकारी देना चाहता हूँ, पहले चाइना से भारत में ट्रांसग्रेशन की जो घटनाएं होती थी, उनमें अब काफ़ी कमी आ गई है, पहले के कंपैरिजन में काफ़ी कमी आई है। और रिश्ते चाइना के साथ हमारे कटु नहीं हैं, बल्कि अच्छे हैं। लेकिन पड़ोसी तो पड़ोसी ही होता है, ये मानकर चलना चाहिए, आप लोगों के भी पड़ोसी होंगे। राजनाथ जी, सोशल मीडिया का ज़माना है, बहुत सारे सवाल हमें सोशल मीडिया के जरिए आते हैं। एक सवाल आया है उस जवान के बारे में जिसका वीडियो बहुत वायरल हुआ था, जिसने शिकायत की थी कि दाल में पानी ज्यादा है। लोगों का ये कहना है कि हो सकता है कभी ऐसा हुआ हो, ये नहीं कह सकते, लेकिन मैं समझता हूं कि इस तरीके से किसी को वह करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। कंप्लेंट करने का एक सभी जगह एक तयशुदा एक रास्ता है और स्थान है, वहाँ पर ही होना चाहिए। और इस प्रकार के प्रश्न सार्वजनिक रूप से पूछने भी नहीं चाहिए। जो भी करना चाहिए, इसके लिए मैंने जहाँ क्लास लेनी चाहिए वहाँ क्लास भी ली है। नहीं, प्रश्न शायद वो सही तरीके से न किया हो, लेकिन लोगों के मन में सवाल है, क्या वाकई में ऐसी हालत है? जनरल साहब बैठे हैं, पूछिए क्या होना चाहिए। क्या वाकई में लोगों को अच्छा खाना नहीं मिलता? क्या वाकई में लोगों को इस तरह की परिस्थिति का सामना करना पड़ता है? नहीं, ऐसा है कि अभी कश्मीर हमारे होम सेक्रेटरी गए थे, उनके साथ बैठकर खाना खाए। हम लोग भी जाते हैं, बैठकर खाना खाते हैं। हो सकता है कहीं पर कभी कुछ रही हो, नहीं कहता हूं, लेकिन उसके लिए हम लोगों ने कुछ किया भी है। लेकिन ये सब सवाल ऐसे हैं कि मैं समझता हूं कि उचित नहीं। हाँ जी जी। गृह मंत्री जी ने पूछा कि एज ए जनरल आपका क्या कमेंट है। देखिए, एक प्रोसीजर होता है, मैकेनिज्म होता है, जिसके तहत जितने भी कंप्लेन होते हैं, कंपनी कमांडर अपना दरबार रखता है, फौज में कमांडिंग ऑफिसर दरबार रखता है, उसको सैनिक सम्मेलन आजकल कहते हैं, अंग्रेजों के जमाने में दरबार कहा जाता था। तो एक सिस्टम है, उस सिस्टम को बाईपास करने के लिए, अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए इस तरह से सोशल मीडिया पे आना इलीगल है। इट्स नॉट होना चाहिए। चलिए, आपने जनरल साहब अच्छी बात कही, और लेकिन एक संवेदनशीलता भी होती है। किसी के मन में कोई शिकायत हो, और जैसे राजनाथ जी ने एश्योर किया कि उनका खाना पीना, रहने की सुविधाएं बेहतर, इस पर ध्यान भी दिया जाएगा। और राजनाथ जी, बहुत दिया जा रहा है, रहेगा। और बहुत धन्यवाद आपका कि आपने लोगों को कश्मीर के बारे में, नक्सलवाद के बारे में एक भरोसा दिलाया। और मैं ये भी मानता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें आप कह नहीं सकते, लेकिन आपने आज बिना कहे बहुत कुछ कह दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। चले